नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस डील यानी कि डिफेंस सौदों में हो रही देरी पर अपनी चिंता जाहिर की है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यानी कि खुलेआम जाहिर की है। सीआईआई की बिजनेस समिट 2025 में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल ने डिफेंस सिस्टम में देरी के कई मामलों की ओर इशारा किया, खासतौर पर स्वदेशी परियोजनाओं से जुड़े मामलों पर, और उन्होंने कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जिसका सौदा फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 83 विमानों में से अभी तक कोई भी विमान डिलीवर नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा वादा क्यों किया जाता है जो पूरा ही नहीं कर पाते। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो इतना बड़ा बयान एयर चीफ ने दिया है, इसके कई मायने हैं, और खास तौर से जो एक आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का पुश है, उसमें अगर रक्षा सौदों में देरी हो रही है तो उसको देखते हुए ये बड़ा अहम बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते बाद इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक मंच से रक्षा तैयारियों को लेकर सीधा संदेश दिया है एयर चीफ ने। PSUs, DRDO के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाया जा रहा है। एयर चीफ ने क्यों ये सवाल उठाए, उसका पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। LCA तेजस MK-1A फाइटर प्लेन मिलने में देरी, पाकिस्तान को जल्द चाइनीज स्टेल्थ फाइटर मिलेंगे, स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर के लिए हमें कई साल और इंतजार करना पड़ेगा, बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं, 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं कि ऐसे वादे एक तो ना किए जाएं और दूसरा सिर्फ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के नाम पर जो अहम रक्षा सौदे हैं उस पर भी शायद पुनः विचार करने की आवश्यकता है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कई अहम मायने जो एयर चीफ ने कहा है उसके लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, और उसी को देखते हुए अब 3 हफ्ते बाद यह बयान ना सिर्फ खलबली पैदा करता है बल्कि एक रियलिटी चेक के तौर पर भी सामने खड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एयर चीफ ये ऐसे बयान पहले भी दे चुके हैं, आपको बता दें। लेकिन जो एयर चीफ ने सवाल उठाया, पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाया है। ये सही है कि भारतीय वायुसेना को जो समय पर जो LCA मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और इसका नतीजा ये है कि हम अभी भी MiG-21 जैसे फाइटर को फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो उसका अल्टरनेट जहाज होना चाहिए था, लड़ाकू विमान होना चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया, और हम बाहर से भी खरीद नहीं पाए। जरूरत के मुताबिक जो रफाल जो खरीदे गए थे, केवल 36 खरीदे गए थे, जो भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक बहुत कम है। चैलेंज की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दूसरे अर्थों में आपको यह भी समझना होगा कि अगर हम फाइटर बना रहे हैं, लड़ाकू विमान बना रहे हैं, तो दुनिया में बहुत गिनती के देश हैं, मतलब 4-5 ही कंट्री जो लड़ाकू विमान बनाते हैं। और जब हम अपना सिस्टम बनाते हैं और वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव करते, तो इसमें कई बार ऐसा लगता है कि देरी होना स्वाभाविक है, लेकिन एक पूरा सिस्टम पर सवाल उठाया और एयर चीफ पे बहुत लाजमी सवाल उठाया। लेकिन यह भी देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी हमने देसी संसाधन का इस्तेमाल किया, हथियारों का इस्तेमाल किया, चाहे आकाश की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें या दूसरे सिस्टम की बात करें, उन्होंने अपनी जो मारक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर दिया। और पाकिस्तान को कह सकते हैं कि धूल चटाने में इनका एक आत्मनिर्भर जो हथियार जो हमारा सिस्टम है, आकाश या बाकी जो दूसरे सिस्टम है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे भारतीय सेना के तोप की बात करें तो वायुसेना चीफ जो सवाल उठा रहे बहुत लाजमी सवाल है, और एक पूरा व्यवस्थागत इसको सवाल है, इसको और उसको उस हिसाब से एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। इस खबर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर रहेगा।
पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पीओके का एक दिन खुद ये बात कहेंगे कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। केडीके जो भारत और पाकिस्तान का उनका गेट है, पीओके का और उनका गेट है, और उनकी फिर पोस्ट वो है वो हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से जरा समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में अवैध रूप से हमारे जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा जो है उसको कब्जा रखा है, जिसको लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से जो बातचीत होगी वो सिर्फ पीओके जो है उसी को लेकर होगी। तो जरा आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में जो कितना बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान का इस वक्त भारत का हिस्सा है वो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। जम्मू कश्मीर का 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। अभी भारत के पास 1,06,566 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्रफल जो है वो 72,935 वर्ग किलोमीटर है। 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को पाकिस्तान ने लीज पर दे रखा है। चीन अधिकृत कश्मीर में अक्साई चीन का करीब 37,555 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। कुल मिलाकर 42,735 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्र है उस पे चीन का नियंत्रण है। हमारे देश के अभिन्न अंग का हिस्सा पीओके न केवल बहुत खूबसूरत है बल्कि यहां पे प्रचुर मात्रा में खनिज और संपदा भी मौजूद हैं। पीओके में क्या क्या है खास, जरा इसको बता देते हैं। भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये हम सब मानते हैं। कई जीवनदायिनी नदियां यहां से निकलती हैं। नीलम, झेलम और पुंछ नदी बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ है पीओके। ग्रेफाइट, लेमोनाइट, मार्बल की खदानें यहां पर हैं। लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला और ग्रेनाइट का भी भंडार है। 52 शक्तिपीठों में से एक शारदा पीठ भी यहीं पर है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सीधी बात कही है कि एक ना एक दिन पीओके को भारत में आना ही पड़ेगा, भारत में मिलना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, उससे कम से कम जो अभी भारत का और कम से कम सरकार का जो मूड है वो बिल्कुल सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात बहुत प्रमुखता से कह चुके हैं और आज जब राजनाथ सिंह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये सैद्धांतिक तौर पर सरकार का स्टैंड है और राजनाथ सिंह ने इसे दोहराया है। उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको लागू करने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और देखिए, संदर्भ भी बहुत साफ है, बहुत हाई एंड ऑडियंस के सामने बहुत प्रमुखता से ये बात रक्षा मंत्री का कहना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत सरकार की क्या सक्रिय रणनीति होने वाली है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात कहते रहे सार्वजनिक मंच से, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रमुखता से और विस्तार से उन्होंने ये बात कही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है विशेषकर पाकिस्तान को लेकर, उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आप विस्तार से देखें तो राजनाथ सिंह ने ये कहा कि अधिकतर लोग जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं वो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और सिर्फ एक बहुत छोटा तबका है
जिसको पाकिस्तान सरकार द्वारा भटकाया गया है। और वही उस छोटे तबके को अगर आप छोड़ दें तो अधिकतर लोग जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं उनके बयान को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग कभी न कभी ज़रूर वापस लौटेंगे और वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग स्वयं कहेंगे मैं भारत ही हूँ, मैं भारत वापस आया हूँ। तो मुझे लगता है कि चाहे वो आप रणनीतिक तौर पर देखें, सैद्धांतिक तौर पर देखें, भारत सरकार की जो नीति है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर, उसको बहुत प्रमुखता से आज राजनाथ सिंह ने इस CII के एनुअल बिजनेस समिट में रखा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल है, रिकैलिब्रेट किया है राजनाथ सिंह ने कहा हमने एक नई रणनीति तैयार की है पाकिस्तान के साथ, बातचीत सीमा पार आतंकवाद को ख़त्म करने और पीओके को वापस लेने पर ही होगी। ये बात भी आज राजनाथ सिंह ने प्रमुखता से दोहराई है। और आने वाले समय में भारत जब पाकिस्तान के साथ डील करेगा अगले कुछ महीनों में, तो मुझे लगता है कि ये बात जो अब सैद्धांतिक तौर पर राजनाथ सिंह ने कही है वो रणनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर हमें ज़मीन पर भी देखने को मिलेगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष जो संथाल के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी, जो 28 मई को तुलसी पीठ में राम भद्राचार्य के आश्रम में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जगत गुरु राम मंत्र की दीक्षा ली, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में राम भद्राचार्य ने उनसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मांग की है। उन्होंने बताया कि यह वही मंत्र है जिसकी दीक्षा माता सीता ने भगवान हनुमान को दी थी, इसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। चलिए तो अब बात करते हैं एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर अब अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। शशि थरूर ने विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर का औचित्य बताने गए एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लीड कर रहे हैं और वहां उनके भाषण बहुत सराहे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है, उसकी मर्जी के खिलाफ सरकार ने शशि थरूर को इस डेलीगेशन में पहले दिया। उसके बाद शशि थरूर ने जिस तरीके से अभी कल परसों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके 2019 में जब ऑपरेशन किए गए, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करी जाए या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी गई, उसके बाद से लगातार एक तबका जो है कांग्रेस पार्टी का उनसे नाराज है। बार बार उन्हें ये बात याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो सरकार की हिस्ट्री थी वो भी शशि थरूर को याद रखनी चाहिए। शशि थरूर खुद पर हुए इन हमलों को ये कह रहे हैं, मतलब उन पर आरोप लग रहा है कि वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर सीधे हमला किया और कहा कि वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए। फिर कहा कि प्रधानमंत्री को वो सुझाव देंगे कि उन्हें ही विदेश मंत्री बना दें। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो जिस तरीके से शशि थरूर ने अपनी बातें रखी हैं और उस जिस कांग्रेस में जब उनके विरोध हो रहा है, जैसे उदित राज ने उनके बारे बात करी, तो उसके बाद कांग्रेस के जो मीडिया विंग है उस पवन खेरा साहब हैं, उन्होंने भी उसको रीट्वीट करा। तो कहीं ना कहीं क्या ये तकरार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। शशि थरूर ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे पास सबके लिए समय नहीं है, मैं केवल आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर बात कर रहा था। पूर्व की आतंकी हमलों का जवाब देने में हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा। हाल के वर्षों में यह सोच में बदलाव आया है। ट्रोल्स और मेरे आलोचक मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, मेरे पास करने के लिए ज्यादा बेहतर चीजें हैं। अब उदित राज साहब ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि शशि थरूर जी ने जो बोला बहुत ही गलत बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया पहले की सरकारों ने। तो 1965 में लाहौर तक घुसी हमारी सेना। 1971 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कि शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाज़त दी जा सकती है।
कि जा कर के वहाँ से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उदित राज जी के पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या उनके जो बयान है उस पर वो सोचते हैं। प्रशांत, सीधा सीधा जिस तरीके से तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, पहली बार नहीं हुआ है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में इस तरीके का एक डिस्कम्फर्ट दिखाई पड़ा है। तो क्या अब जिस तरीके से चाहे पवन खेरा हो और बड़े सीनियर नेता हो, वो जैसे रीट्वीट कर रहे हैं उदित राज की बात को, और अब शशि थरूर का जो बयान आया है, क्या ये मान के चलें कि ये तलखी इतनी बढ़ गई है कि अब यहां से वापस मुड़ना मुश्किल होगा दोनों के लिए? बिल्कुल, देखिए अंकित, ये तो बिल्कुल अब साफ है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, पहले केवल उदित राज पिछले 10-15 दिनों से लगातार शशि थरूर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब जबकि कांग्रेस के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, पवन खेड़ा मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, जयराम रमेश हैं, महासचिव हैं, उन लोगों की तरफ से भी अब शशि थरूर के खिलाफ एक तरह से हम कह सकते हैं मोर्चा खोल दिया गया है। तो कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं नाखुश तो ज़रूर है अब इस बात को लेकर, और शशि थरूर को लेकर जो खींचतान है कांग्रेस में वो नहीं है। आप याद करिए जो ग्रुप 23 जिसने एक चिट्ठी लिखी थी कुछ सालों पहले, उसमें भी शशि थरूर शामिल थे। शशि थरूर वो शख्स हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, जो आधिकारिक मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, उनके खिलाफ चुनाव में उतरे थे। उसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब शशि थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बात की है, और पिछले दिनों में पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें तो लगातार वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। तो एक सेकंड आपको रोक रहा हूं प्रशांत, रोक रहा हूं आपको। उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे उदित राज जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं, शशि थरूर जी ने जो एक अपना ट्वीट किया है उसमें कह रहे हैं कि मेरे पास ट्रोल्स पर जवाब देने के लिए, ट्रोल्स को कुछ कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपको ट्रोल कह रहे हैं क्या सर? उदित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं सर, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? मैं एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं सर, जो आपने शशि करिए जी, मैं कह रहा हूं कि शशि थरूर जी पर जो आपने सवाल उठाया, आपने कहा कि जिस तरीके से वो भूल गए, कांग्रेस का इतिहास भूल गए, और अब इस तरह की बात भी कही गई कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उस पर शशि थरूर ने आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ट्रोल्स पर जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। तो किसको ट्रोल कह रहे हैं शशि थरूर? अब एक बात बताइए कि ये उन्हीं से पूछिए ना कि किसको ट्रोल कर रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सर आपने लेकिन मैं अभी यह बात कहता हूं जी कि मेरी बात कहने दीजिए कि भैया आप ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए हैं एज ए चेयरपर्सन या उसका कन्वीनर बन करके, पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए आप उस काम को करिए। आप मोदी भक्ति है, आप में अपार मोदी भक्ति है, आप करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहें कि मोदी सरकार के पहले पाकिस्तान में सेना घुसी नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार किया, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं पार किया, तो भैया आप 1965 के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के कई हिस्सों में आर्मी घुसी और लाहौर तक गई। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब टेरर के रिस्पांस में ही हुई थी। ऐसे तो नहीं भारत करेगा, कोई आक्रामकता तो है नहीं, कोई साम्राज्यवादी तो हम है नहीं। अब आप उनका जो भी उनके प्रेम मोहब्बत, साइको फैंसी, चमचागिरी जो भी करना वो करो,
लेकिन कांग्रेस के इतिहास को मिटाने का अधिकार आपको किसने दे दिया भाई, कि इसके पहले हुआ ही नहीं है। ये बात हमारे ऑब्जेक्शन है। उसका एक ही तरीका है कि आप माफी मांगिए, अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए। वो तो इसके अलावा आपके पास में कोई तरीका नहीं है। नहीं, वो तो स्टेटमेंट वापस और नहीं ले रहे एक उदित बात जी। है, दूसरी बात है, एक सेकंड सर, मैं बस इस क्यों आपका ही जवाब नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने तो ट्वीट करके बल्कि ये कहा है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, मैं केवल आतंकवादी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर बात कर रहा था। पूर्व में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा। हाल के वर्षों में इस सोच में बदलाव आया है। और फिर कहते हैं कि ट्रोल्स और मेरे आलोचकों के मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं उनकी बात को आप। देखिए, ऐसा ना आप अनपढ़ हैं ना मैं अनपढ़ हूं, और सीधा सीधा है कि क्रॉस नहीं किया। अंग्रेजी हम नहीं समझते, वो एक्सेंट उनका यूरोपियन हो सकता है। हम भी आईएएस हैं, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। वो आईएफएस नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज कंप्लीट किया हूँ। किसी दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, दो मूर्ख नहीं है। उनके लच्छेदार अंग्रेजी बोलने से फैक्ट्स नहीं बदल जाते हैं। और ट्रोल कोई कर रहा तो क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? किसने कहा उनको जवाब देने के लिए? है हिम्मत बोलने की। उदित जी, आप बात का खंडन करें ना, जो हमने कहा उसकी उदित जी, उसको घुमाने आपने का काम ना करें, सीधे जो सवाल पर आए ना, इधर की बात करें। ठीक है, आपने जो एक्स पर अपनी बात कही थी उसको पवन खेरा जी ने भी रिट्वीट किया, उसको जयराम रमेश जी ने भी रिट्वीट किया। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन मान ली जाए सर कि शशि थरूर का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है। क्यों खुश रहेगी पार्टी? अब चाहेगी अपनी कोई भी पार्टी अपना जो इतिहास है उसको मिटवाना चाहेगी अपने हाथ। क्यों खुश रहेगी भाई? क्या शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई एक्शन भी होगा सर? इसकी मांग आप करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? अब देखिए, पार्टी हाईकमान इस पर क्या विचार करता है। जो विचार किया जाएगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। उदित जी, एक तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कलह जो है वो भी ऐसे समय में जब शशि थरूर विदेश में है, भारत का पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी को दिक्कत ये है कि शशि थरूर वहां पर भारत का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं क्योंकि डेलीगेशन का हिस्सा है। तो उससे कम से कम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी उनके पीछे पड़ गई है, कम से कम लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है, उससे बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है। देखिए, बुरा मैसेज तो मोदी जी ने भेजा। कांग्रेस की लिस्ट से गए हैं क्या वो? मोदी जी ने अपनी राजनीति किया है, राजनीति कर रहे हैं। जब कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल था तो मोदी जी ने अपने तरफ से जोड़ा है। तो तोड़फोड़ का काम तो मोदी जी ही किए। मोदी जी का इरादा थोड़ी है कि जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करें। उनका यह तरीका है कि कांग्रेस में टूट फूट हो, कांग्रेस के अंदर ये झगड़ा है, ये मैसेज भेजने का। वरना मोदी जी को क्या अधिकार है हस्तक्षेप करने का कांग्रेस पार्टी के अंदर? सर, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया तो कांग्रेस पार्टी और आप लोग तो फिर उसी ट्रैप में फंस गए ना सर। वो चाहते थे कि इस तरीके का झगड़ा हो और आप लोगों ने खुल के उस झगड़े को सामने ला दिया। इस ट्रैक में मोदी जी फंस गए कि मोदी जी का इरादा पाकिस्तान को एक्सपोज करने का नहीं है। हर हालत में अपना राजनीतिक फायदा उठाना, पार्टियों को तोड़फोड़ करना और दूसरे के पार्टी में हस्तक्षेप करना, वो फंस गए। हम क्यों फंस गए? सर, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है शशि थरूर को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? वो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। जब होगा तो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। उदित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तरफ जैसे उदित जी ने कहा कि उनको लगता है कि ये बीजेपी की चाल थी तो कांग्रेस के अंदर फूट डलवाने की, और अगर खुलकर इस पर चर्चा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो क्या उस चाल में कांग्रेस पार्टी फंस गई है या शशि थरूर के लिए जो उन्होंने बयान दिया है वो गले का फंदा बन जाएगा, ये देखना होगा। आपको ये भी याद दिला दें शशि थरूर केरला से आते हैं और तिरुवनंतपुरम से 3 बार MP रह चुके हैं। तो शशि थरूर केरला चुनाव से पहले, क्योंकि अगले साल केरला में चुनाव है, तो वहां पर क्या शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी अभी कोई एक्शन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।
सीधे आपको विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, वहां लिए चलता हूं, जहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो अभी कम से कम नहीं हो सकती। आपसे सुनवाते हैं। What is the understanding from the Indian side or any guidance to our exporters with regards to the reciprocal tariffs that have been introduced by the government, which now the court has said is not applicable? Is there any suggestion or guidance that the government has so far on this? Thank you. Okay, Kalol and Gautam, your questions on this particular development regarding humanitarian corridor. As I think I've earlier also have spoken on this. We follow such developments closely. So on your question, see, the India-US bilateral trade agreement negotiations are going on. We just had a team visiting the United States. So we'll have to wait for the negotiations to come to conclusion, and as in we have an update, we'll share with you. But this is an ongoing matter, so you'll have to bear it with us. As also on trade negotiation, I told you that these are ongoing matters, and hopefully we will have something to update you as and when things come to a fruition. Suhasini, on your question, see, I have already answered our position on this particular issue. I was answering one of the previous questions. Now, I have stated my position, and when I state my position, I do it as spokesperson of the Ministry of External Affairs of the Government of India with flags on both sides. That has an implication. It means a lot. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2 दिन के दौरे पर कुछ ही देर में बिहार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पटना पहुंचेंगे, यहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक का रोड शो होना है। यहां रोड शो करीब 4 किलोमीटर तक चलेगा, 4 किलोमीटर का होगा और करीब 45 मिनट तक चलेगा। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार में बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के साथ बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव के लेकर ये एक अहम बैठक होगी। 30 मई यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिले में विक्रमगंज जाएंगे, जहां पर वो 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, पूरी तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और इससे एक बड़ा मैसेज देने का होगा चुनाव से पहले। क्या क्या होने वाला है इस दौरे में खास? जी बिल्कुल, लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले ये बता दूं कि आपको मेरी आवाज़ सुनने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं जिस जगह मौजूद हूं वो पीछे वहां पे बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत में, तो इसलिए शोर यहाँ ज़्यादा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा तभी भी कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। अभी जब मैं बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री 2 मिनट पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पे वो लैंड कर गए हैं और उसके बाद उनका जो पहला कार्यक्रम है वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन है और उसके बाद वहीं से वो बेहटा में जो नया एयरपोर्ट बनना है पटना का, उसका शिलान्यास करेंगे और उसके बाद से रोड शो की शुरुआत होगी। 4 बजे का समय दिया गया था, हालांकि जो अभी जो हमें दिख रहा है वो उसके हिसाब से थोड़ा और विलम्ब हो सकता है। उसमें यही वो सड़क है जिससे प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा और बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए लगातार वो आते हुए दिख रहे हैं। आपको जो हुजूम दिख रहा है वो कार्यकर्ता है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो अभी से लगभग आधे घंटे 45 मिनट बाद वो रोड शो की शुरुआत होगी एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद, और लगभग 1 घंटे 4 किलोमीटर का ये सफर जो है लगभग 1 घंटे में प्रधानमंत्री पूरी करेंगे और चारों तरफ रोड के दोनों तरफ जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वो खुली गाड़ी में होंगे। वहाँ पे इस तरह से स्वागत की तैयारी की गई है। आप देखिए, चाहे वो आप लोक नृत्य की बात करें, लोक गायन की बात करें, और बड़ी संख्या में लोग जो है वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर खड़े हैं। ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। यहाँ पर आपको एक भी झंडा जो है वो भाजपा का झंडा नहीं दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा जो थीम आप बोलिए इस रोड शो का वो है ऑपरेशन सिंदूर, वो है आपकी सेना का स्वागत और वो है प्रधानमंत्री का अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद प्रधानमंत्री जो है रोड शो के बाद सीधे जाएंगे भाजपा कार्यालय, जहाँ पे उनकी मीटिंग है, सारे सांसदों, विधायकों और एमएलए के साथ उनकी मीटिंग है। और उस मीटिंग के बाद आज रात में प्रधानमंत्री यहाँ विश्राम करेंगे
कल वो जा रहे हैं रोहतास जिले, पटना से सटा हुआ रोहतास जिला है, लगभग 3 घंटे का सफ़र है वो बाई रोड। सो अब लगभग उनको वो रोहतास जिले जाएंगे जहाँ पे 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं को वो बिहार को समर्पित करेंगे जी। तो कुल मिला के आज और कल 2 दिन जो है वो प्रधानमंत्री 2 दिन जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो 2 दिन प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। और आपको मैं 1-2 कार्यकर्ताओं से भी बात कराऊं, ये वो लोग हैं जो लगातार जुटे हुए हैं इनके स्वागत के लिए। राजू जी, ये बताइए कि क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की है? हम लोग हजारों की संख्या में बाढ़ विधानसभा से यहाँ पहुंचे हुए हैं और मोदी जी के आगमन के पूर्व हम लोग यहाँ पूरे लाइन में एकत्र होकर लगे हुए हैं। उनके अभिनंदन में, स्वागत में, ऑपरेशन सिंदूर के सफल। जी तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए आपको ये स्टेज दिखाऊं मैं खाली, उसके बाद मैं आपको वापस आपके पास लौटता हूं। ये स्टेज जो है इस तरह के जी, तो इस पूरे स्वागत की भव्य तैयारी पटना में बीजेपी ने कर ली है जिस तरीके से, और ये हमने देखा है कि बीजेपी की जो एक प्लेबुक होती है उसको बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। जगह जगह पर ये स्टेजेस लगाए गए हैं और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां पर खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर से मेघालय गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की लापता होने की गुत्थी और भी उलझती जा रही है। स्कूटी के बाद अब राजा और सोनम का बैग भी जंगल में बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों 24 मई से लापता हैं। अब परिवार वालों ने इनकी जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इंदौर के सोनम और राजा शादी के बाद शिलोंग घूमने गए थे, जिसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। क्या पूरा मामला है, हम उनके परिवार के साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। मैम, सोनम और राजा काफ़ी लंबे समय से अब जो है संपर्क टूटा हुआ है, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लगातार पुलिस भी छानबीन कर रही है। क्या पूरा मामला है, कैसे शुरुआत हुई? उनकी 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को हनीमून के लिए दोनों बच्चे गए थे। यहाँ से है ना वो वहाँ पे गए थे, अपने क्या बोलते हैं, शिलोंग गए थे। नहीं, पहले तो उनने कामाख्या देवी के दर्शन करे, अच्छे से उनके दर्शन सब हुए, मतलब फिर इसके बाद में है ना वो आगे बढ़े। आगे भी जाके मैंने कॉल करा तो उनसे पूरी सारी बात हुई। आखिरी बात मेरी उनसे 23 तारीख को हुई थी, शुक्रवार के दिन। तब भी बच्चे अच्छे थे, हंस रहे, खेल रहे थे, चाय पिया, जूस पी, उनने केले वगैरह खाए हैंगे। इसके बाद बोल रहे थे बस मम्मी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैंगे। और मैंने बोला वे वापस कब आओगे? तो बोले बस थोड़ी देर में हम वापस आते हैंगे और परसों के हमारा रिटेन है गया बोले। इसके बाद में मेरा कोई अमेरिका में स्थित दुनिया की विख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के निशाने पर है। ताज़ा घटनाक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि हार्वर्ड को उनके प्रशासन के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड को अपने यहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 15% तक सीमित करनी होगी। इससे अमेरिका के छात्रों को एडमिशन मिलने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी को सरकार के सामने विदेशी छात्रों की पूरी लिस्ट पेश करनी होगी। बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वे पहले ही हार्वर्ड की फंडिंग पर सवाल उठा चुके हैं। हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन को विदेशी छात्राओं की लिस्ट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों संघीय फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। निशाने पर क्यों है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जरा एक बार फिर से आपको बता दें। अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों को इससे एक जबरदस्त झटका लगा है, खासतौर से विदेशी छात्रों को। छात्र वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दुनिया भर में छात्रों के सोशल मीडिया की जांच होगी। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती की जा रही है। जांच अनिवार्य करने पर विचार जारी है। अंतिम फैसले तक वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी दूतावास को यह आदेश अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से आए। इसका भारतीय छात्रों पर भी काफी असर पड़ रहा है, और क्या असर पड़ रहा है जरा वो भी मैं आपको बताता हूं। 2024 में 1.4 लाख भारतीय छात्रों को वीजा मिला था। 2024 में सबसे अधिक भारतीय छात्रों को वीजा दिया गया था। मार्च 2025 में वीजा स्लॉट्स में कमी दिखाई पड़ी। छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने जांच जो शुरू की है। छात्रों में इससे डर और अनिश्चितता का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पहले दाखिला ले चुके छात्रों में भी डर है।
मामूली से नियम तोड़ने पर वीजा रद्द किया जा सकता है। अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी तो भी आपको भारत वापस भेजा जा सकता है। दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं भारतीय छात्र, क्योंकि अमेरिका में अब इतनी ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। साथ ही साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, उसका जो 2 साल की अवधि होती थी उसमें भी कटौती की जा रही है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका के को छोड़ भारतीय छात्र जा सकते हैं? कनाडा, यूके जैसे देश जो देश हैं वहां पे छात्र जा सकते हैं।